हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पर्यावरण अध्ययन विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट पर्यावरण से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ये आपके प्रीवियस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं पर्यावरण से संबंधित और उनके लेखकों के बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए और शुरुआत करते हैं अपनी आज की इस क्लास की। तो आज हमारी ये पर्यावरण अध्ययन की 25वीं क्लास है। तो यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे और पिछली क्लासेस जिसने अभी तक नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके पुरानी सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्लास की शुरुआत हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से करेंगे, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में आप इनको मान सकते हैं कि वन लाइनर फॉर्म में आपको ये सीधा सीधा एक नंबर यहाँ से दिला सकता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इनको ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला है, भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसको माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में पूछा गया है, विश्व में नहीं। तो भारत का याद करिए अभी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो भारत में पारिस्थितिकी तंत्र के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को मानते हैं। ठीक है, कौन है पारिस्थितिकी तंत्र का जनक भारत में? तो रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, बाबा रामदेव नहीं है, रामदेव मिश्रा है। आगे बात करें, हरित क्रांति के जन्मदाता भारत में कौन थे और विश्व में कौन थे? दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो हरित क्रांति के जन्मदाता पूछे अगर भारत ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब फिर आपको वहां विश्व का बताना है। लेकिन अगर भारत लिखा हो प्रश्न में कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तब आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा है कि भारत का या विश्व का, तो फिर आपको विश्व का बताना है। तो हरित क्रांति के जन्मदाता या जनक किसको माना जाता है? ये माना जाता है अर्नेस्ट बोरलॉग को। किसको? बोरलॉग को। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, याद रहेगा, बिल्कुल पहले बता चुकी हूं मैं इनके बारे में। आगे बात करें, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? ये तो विश्व का था। अब भारत की बात करते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को। दोस्तों, भारत के एक कृषि वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और इनको बहुत सारे सम्मानों से पुरस्कारों से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। जैसे पद्म श्री इनको मिल चुका है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैगसेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, और विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। क्या है ये? क्या थे? भारत के कृषि वैज्ञानिक थे, याद रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के, सफेद क्रांति, जिसमें कि इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ठीक है, फ्लड, जिसमें दूध के जितने भी उत्पादक होते हैं उनमें वृद्धि करने के लिए नई नई नस्लों की गाय भैंस इनको लाया गया। ठीक है, तो श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ये सारे प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से पहले भी प्रश्न बन चुके हैं और आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है क्वेश्चंस आने की। तो आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता, पिछली क्लास जो हमारी हुई थी जिसमें हमने प्रीवियस पेपर देखे थे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको चिपको आंदोलन से संबंधित दिखाए थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चिपको आंदोलन की अगर बात करें, चिपको आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था, ये सभी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में चिपको आंदोलन से संबंधित जितने भी फैक्ट्स आपको याद है फटाफट से लिख डालिए। कब हुआ, ठीक है, और नेतृत्व किसने किया, कौन से राज्य में हुआ था चिपको आंदोलन, क्या उद्देश्य था इस आंदोलन का, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। अब ये आपकी बारी है जवाब देने की, ये चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, वृक्ष मित्र किसको कहा जाता है, यानी वृक्षों का मित्र दोस्त किसको कहा जाता है? तो यह भी आप आंसर करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा।
आगे बात करें, भारत का जल पुष्प किसको कहा जाता है? भारत का जल पुष्प के नाम से जाना जाता है, इस उपनाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुष्प कहा जाता है। वहीं अगर भारत का बर्डमैन किसको कहा जाता है? भाई वाटरमैन तो आपने देख लिया राजेंद्र सिंह को, ठीक है। अब बर्डमैन की बात करें तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है भारत का बर्डमैन, ठीक है। इंडियाज बर्डमैन किसको कहा जाएगा? डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर पूछ ले टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो कैलाश सांखला को कहते हैं, कैलाश सांखला, टाइगर मैन कैलाश सांखला। अब इसको याद कैसे रखें भाई? कैलाश पर्वत के जो जंगल है वहां पर पर्वतों में वहां टाइगर मिलते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा मतलब मान के चलिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा आपको ये ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं, ओके। तो आगे बात करते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, डॉल्फिन मैन किसको कहा जाता है? तो डॉल्फिन मैन कहा जाता है रविंद्र सिन्हा को, याद रहेगा, डॉक्टर रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। टाइगर मैन कैलाश सांखला, बर्ड मैन सलीम अली, जल पुष्प राजेंद्र सिंह, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के प्रणेता भी सुंदरलाल बहुगुणा। वहीं चिपको आंदोलन के प्रणेता एक तो आपने अभी देखा कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगर अपीको आंदोलन के पूछे, ये अलग है, ठीक है, ये अलग है। तो अपीको आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े, ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। तो ये याद रखिएगा, अपीको के पांडुरंग हेगड़े। जल्दी में इसको चिपको मत पढ़ लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये अपीको है, तो ये अलग है। फिर मैंने आपको और कौन कौन से आंदोलन के बारे में बताया था? मैंने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? मेधा पाटेकर और बाबा आमटे, याद रखिएगा ये दोनों नाम, ठीक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और आगे भी उम्मीद है, तो बहुत अच्छे से इन फैक्ट्स को आप लोग या तो कहीं नोट कर लीजिए या फिर नोट ही कर लीजिएगा आप, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जिस चैप्टर से बनते रहेंगे वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं हर एक करवाते जा रही हूँ आपको साथ साथ, जिससे एक साथ ज़्यादा ना करने पड़े आपको, वन लाइनर की आवश्यकता ही ना पड़े, साथ साथ आपके कवर होते रहे। तो ये हमने देखा परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। अब आते हैं प्रश्नों पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं आज का, जो कि यू टेट उत्तराखंड टेट और उत्तर प्रदेश टेट में 2011 में पूछा गया है। और आप जानते हैं कि यूपी टेट वाले उत्तराखंड टेट के बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। यहाँ देखिए 2011 में ही तुरंत रिपीट कर दिया इन्होंने, ठीक है। अगस्त में यू टेट हुआ था, नवंबर में सीधा वही क्वेश्चन रख दिया उठा के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर ईवीएस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं अपनी तैयारी करने के लिए। तो हम उसी को बेस बना करके कवर कर रहे हैं सारी चीज़ें, कि प्रीवियस ईयर पेपर भी साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ वो टॉपिक भी, वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जा रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। अब आप कहेंगे मैम बहुत तगड़ी सी इसकी तो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, क्या कहा गया है? दोस्तों ये जैव विविधता से संबंधित है, और जैव विविधता से संबंधित इसमें पूछा क्या गया है कि जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर अगर बात करें कि अगर प्राकृतिक वातावरण में रखकर ही जैव विविधता पाए जाने वाले जो प्रजाति होती है उनका अगर हमें संरक्षण करना है पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हुए प्राकृतिक वातावरण देकर के, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रोड संरक्षण कहलाएगा, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाएगा, या अपस्थानीय परिधीय? तो ये कहलाएगा स्वस्थानीय संरक्षण। तो इसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो जैव विविधता से संबंधित
जो टॉपिक है वो ऐसा कवर मैं आपको करवा दूँ कि वहां से बाहर आपको कोई क्वेश्चन जा ही नहीं पाएगा। इतना अच्छे तरीके से जैव विविधता क्या है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ सबसे अधिक है, कितने हॉट स्पॉट है, कितने वेटलैंड्स है, हम एक क्लास में, थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन हम उसमें सारा कुछ जैव विविधता से संबंधित कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास लूंगी मैं इसकी। अभी आपने देखा कि इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक डेमो की तरह आप ले सकते हो, साथ साथ इसको याद भी कर लीजिए क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। स्वस्थानी संरक्षण कैसा होता है, ठीक है, संरक्षण कैसे करते हैं प्रजातियों का, तो दो प्रकार होते हैं इसको, दोनों प्रकार के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी, अभी इस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है अगला। अभी आपको जैव विविधता को लेकर परेशान नहीं होना है, मैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में इसको इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे से नोट्स तैयार कर रही हूँ, अगली क्लास में इसको कवर कर लेंगे बड़े मजेदार तरीके से। तो यहाँ हमने देखना है अभी जो अगला प्रश्न आपके सामने है, आई होप अब आप बड़ा बड़ा इसको अच्छे से देख पाएंगे। पूछा गया है संरक्षण का विनाश। क्या है? संरक्षण या विनाश, संरक्षण या विनाश। ये पुस्तक किसने लिखी, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक का नाम है सरला बहन, ठीक है, सरला बहन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उत्तराखंड टेट में 2013 में पूछी जा चुकी है और यूपी टेट वाले बहुत जल्दी इसका क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो ये पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित पुस्तक है। अब हम इसी तरीके की और जो अन्य है जो अभी तक नहीं भी पूछी गई है और पूछे जाने की उम्मीद है, महत्वपूर्ण है, उन सभी को एक लिस्ट हम देखेंगे। अभी पहले याद कर लिया आपने, संरक्षण या विनाश, ये पुस्तक के लेखक सरला बहन। अब देखेंगे हम आगे, ये देखिए पर्यावरणीय पुस्तकें एवं उनके लेखक। तो पहली है टुमारो बायोडायवर्सिटी, टुमारो बायोडायवर्सिटी। इस पुस्तक की लेखक कौन है? वंदना शिवा। अच्छा, वंदना शिवा के बारे में पिछली क्लास में हमने कौन से आंदोलन में बात की थी, जरा एक बार फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। वंदना शिवा नाम सुना सुना लगा है, लगेगा, क्योंकि कल हमने एक आंदोलन इनके बारे में पढ़ा था जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था। अब आप मुझे बताएंगे वो कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किया था वंदना शिवा ने। बहुत सही, जवाब आने शुरू हो गए हैं आपके। वंदना शिवा का संबंध था कौन से आंदोलन से, जल्दी से बताइए, बाकी सभी आंसर करेंगे। तो इनका संबंध था कौन से? नवधान्य आंदोलन से। याद आया कुछ? नवधान्य आंदोलन से इनका क्या था? संबंध था, ठीक है, आंदोलन, आंदोलन से इनका संबंध था, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण को इन्होंने बढ़ावा देने की बात की थी और साथ साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की थी वंदना शिवा ने। और ये जो आंदोलन था कब हुआ था, नवधान्य आंदोलन, तो इसकी बात करें तो 1982 में यह आंदोलन हुआ था। याद आया कल की क्लास, ठीक है। देखिए आगे बात करते हैं, इनकी पुस्तक का नाम आपने देख लिया, टुमारो बायोडायवर्सिटी। अगली है संरक्षण या विनाश। संरक्षण या विनाश इस पुस्तक की लेखिका है सरला बहन, जिसके बारे में अभी ऊपर आपने देखा प्रश्न बन चुका है। तीसरा है स्पर्श गंगा। क्या नाम है? स्पर्श गंगा। तो स्पर्श गंगा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक, याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक इसके लेखक का नाम है, स्पर्श गंगा। आगे बात करें डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छा नाम है, डाउन टू अर्थ। इस पुस्तक की लेखिका नाम है सुनीता नारायण। क्या नाम है? सुनीता नारायण। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सुनीता है आपकी कोई भी कोई रिलेशन में हो सकते हैं, सुनीता नाम की कोई लड़की या आपकी आंटी ताई कोई भी, तो आप उसको याद रख लेना कि सुनीता आंटी कैसी है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्पर्श गंगा रमेश पोखरियाल या निशंक, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि गंगा का स्पर्श अगर हो जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए, कैसे रिलेट करेंगे इसको इससे? इसका कोई ट्रिक कैसे बनेगा? रमेश पोखरियाल निशंक, स्पर्श गंगा। इसको थोड़ा ऐसे ही आप याद रख सकते हैं कि रमेश है कोई आपका फ्रेंड, वो कहाँ गया है? गंगा स्नान करने के लिए गया है, ठीक है।
तो ऐसे कर लीजिए, वरना अगर कोई और ट्रिक आपके दिमाग में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ये सेशन खत्म होने के बाद तब। सरला बहन की अगर बात करें, संरक्षण एवं विनाश, इसको कैसे याद रखेंगे, इसकी बनाओ कोई ट्रिक। देखिए सरला से आपको याद रखना है सरल, ठीक है। संरक्षण करना सरल है, लेकिन जब विनाश हो जाए उसके बाद चीजों को वापस रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो सरल क्या है, संरक्षण करना, ठीक है। विनाश सरल नहीं है, संरक्षण सरल है। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका टुमारो बायोडाइवर्सिटी, इसको कैसे याद रखेंगे, वंदना शिवा, शिव की वंदना कर रहे हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी को टुमारो के लिए, कल के लिए भी थोड़ा बचा के रखो। तो शिव भगवान की वंदना की जा रही है कि टुमारो के लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाओ हमारी। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। डाउन टू अर्थ हो गया। आगे चलते हैं, चलिए ये चारों तो आपके याद हो गई होगी अच्छे से, भूलेंगे तो नहीं, अगर ऑप्शन में दिखेगा बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो आगे बात करें, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, फ्रॉम ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इसकी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जो हुई, उसके भी जनक भारत में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। तो जाहिर सी बात है जो ग्रीन टू एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करेंगे वही करेंगे, ठीक है। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छठे नंबर पर आते हैं धरती की पुकार, धरती की पुकार। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो धरती की पुकार इस पुस्तक के लेखक है आपके सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रहेगा, ठीक है। अब धरती की पुकार क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि भाई जो सुंदरलाल बहुगुणा है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, कल की क्लास में बहुत डिटेल में बताया था। तो इतना अगर आपने रिलेट कर लिया कि सुंदरलाल बहुगुणा किसके संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो भाई धरती की क्या पुकार है कि जो पेड़ हमारे धरती पर उगे हैं उसको ऐसे ही उगे रहने दीजिए, उसको उन पेड़ों को मत काटो। धरती की भी यही पुकार है, और यही पुकार सुन ली सुंदरलाल बहुगुणा ने, इसीलिए इन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पेड़ों को कटने से बचाया, क्योंकि इन्होंने धरती की पुकार सुन ली थी, ठीक है। याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आगे है 7वें नंबर पर, आप देख पा रहे हैं इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल, इकोलॉजी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल। इस पुस्तक की लेखिका है वंदना शिवा, वंदना शिवा। अभी वंदना शिवा की एक और पुस्तक के बारे में हमने जाना था, टुमारो बायोडाइवर्सिटी, वही है ये वंदना शिवा। तो देखिए वंदना शिवा, वंदना कोई भगवान शिव के सामने वंदना की जा रही है कि भाई टुमारो के लिए हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, और इसमें जो पॉलिटिक्स हो रही है इसको बाहर निकालो, ठीक है। इकोलॉजी में जो पॉलिटिक्स हो रही है इसको बाहर निकालो। तो इकोलॉजी पॉलिटिक्स जहां आपको दिख जाए आप समझ जाना कि भाई शिव से वंदना की जा रही है। दोनों देखिए, दोनों बुक्स को मैंने इसमें रिलेट कर दिया कि शिव की वंदना करते हुए कोई कह रहा है कि टुमारो के लिए बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, और साथ ही जो पॉलिटिक्स चल रही है हमारी इकोलॉजी में, हमारे इकोसिस्टम में, उसको बाहर निकालो, ठीक है। बिल्कुल, ये हमारे सर्वाइवल के लिए जो है बहुत हानिकारक है, कुछ ऐसे करके इसको याद रख लेना। हो गई होगी हाल तो अब तक। आगे बात करते हैं 8वें नंबर पर, बांध नहीं चाहिए, बांध पहाड़ का विनाश है। प्रमुख कथन ये किसका है, इन्होंने क्या कहा कि हमें बांध नहीं चाहिए, बांध जो है वो पहाड़ का विनाश है, ये कथन किसका है, तो ये भी सुंदरलाल बहुगुणा का है, जिन्होंने धरती की पुकार सुनी थी और चिपको आंदोलन चलाया था। याद हो गया आपको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। उम्मीद करूंगी कि यहाँ से अब कोई भी पुस्तक का नाम आपके एग्जाम में आ जाए, आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया से हमने इसको कवर किया। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जो भारत सरकार और वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जो पुरस्कार देता है वो कौन सा पुरस्कार देता है, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, या तरु मित्र, या वृक्ष मित्र। तो वृक्ष मित्र का पुरस्कार देता है, ठीक है। वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, किस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार, वृक्ष मित्र का, ठीक है। वृक्ष मित्र के नाम से किसको जाना जाता है,
अभी बताया था कुछ समय पहले ही, बताओ। सुंदरलाल बहुगुणा को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र, पूरा नाम है इसका, पुरस्कार प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं को दिया जाता है जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं। इस पुरस्कार के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाओं को 4 श्रेणियों में 2,50,000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कार के बारे में भी जान लिया। अब आगे जो क्वेश्चन आया है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके बारे में हम पिछली कई क्लासेस में जिक्र करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि जहां हमने IUCN के बारे में बात करी वहां भी हमने इसके बारे में जाना। उससे पहली क्लास में भी हमने रेड डाटा बुक को आपको समझाया था कि रेड डाटा बुक में किन जीवों को रखते हैं। ठीक है, जब उन जीवों में बढ़ोतरी हो जाती है तो वो कौन सी बुक में आ जाते हैं, ये सब हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं, रेड डाटा बुक में सम्मिलित होते हैं कौन? विलुप्त हो रहे जीव, या सुभेद जीव, या आपत्तिग्रस्त जीव, या इनमें से सभी। तो दोस्तों रेड डाटा बुक में इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, जो विलुप्त हो रहे हैं, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीव, इन सभी को। ठीक है, इन सभी को, क्योंकि इसमें कई सारी श्रेणियां होती है तो इन सभी को इसमें रखा जाता है। और ये जो रेड डाटा बुक है वो कौन जारी करती है? IUCN नामक संस्था, अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ये इसको जारी करती है। और अच्छा, कोई मुझे ये बता दीजिए अब जल्दी से कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, IUCN का मुख्यालय कहाँ, मैंने आपको बताया था स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। रिपीट करते रहिए इनको, बार बार याद रहेगा आपको, है ना। तो IUCN जारी करती है रेड डाटा बुक। इस बुक में विलुप्त हो रहे जीव, सुभेद जीव, आपत्ति जीव को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इन तीनों प्रकार की रेड डाटा बुक पौधों तथा जंतुओं के लिए अलग अलग जारी किए जाते हैं। दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक कब जारी की गई थी या कब प्रकाशित हुई थी? तो 1 जनवरी 1972 में पहली रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया गया था। अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बताया गया है कि पहली बुक किसके लिए थी? स्तनधारी के लिए, फिर दूसरी बुक आई पक्षियों के लिए, फिर उभयचर, फिर मछलियों के लिए, फिर पौधों और वनस्पति के लिए। इतना याद हो गया आपको, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों इस क्लास का उद्देश्य यही है कि आपको क्लास में ही सारी चीजें याद हो जाए, फिर आपको बार बार इन चीजों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर यहीं से ऐसा ही प्रश्न आपके सामने आ जाए, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, चाहे वो घुमा फिरा के भी यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। इतना तो आपके दिमाग में मैं सेट करके छोड़ती हूँ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य का संबंध किससे होता है? ऊर्जा के संरक्षण से, जल के संरक्षण से, या वन्य जीव संरक्षण से, या डॉल्फिन संरक्षण से। बताओ, कितना आसान सवाल है। जो इसके बारे में नहीं भी जानता वो भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके आंसर दे सकता है। बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा वन्य जीव संरक्षण से संबंधित होते हैं अभ्यारण्य। क्योंकि भाई अभ्यारण्य में बहुत सारे वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से इनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ये पेपर में आता है आपका यहाँ से प्रश्न। इसको ट्रिक से हम लोग करेंगे और आपको याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने अपने समय पर किया था। इस ट्रिक से याद, सारे वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है, सारे आपको मैं याद करा दूंगी एक क्लास में। तो अभी आगे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किसके साथ है? बिहार टेट में पूछा गया है। बताइए, वैज्ञानिक अनुसंधान, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, या भूमि सुधार। तो इनके बारे में हमने कौन से आंदोलन में बात की थी? पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए, मेधा पाटेकर के बारे में पिछली क्लास में हमने जाना था। बताओ, मेधा पाटेकर कौन से आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, और ये आंदोलन जो है, हमने पर्यावरण सुधार आंदोलन या पर्यावरण संरक्षण आंदोलन जब हम पढ़ रहे थे, उनमें हमने कौन से आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत हमने एक नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात की थी। ठीक है, तो इस आंदोलन से संबंधित है मेधा पाटेकर।
याद रहेगा ये आंदोलन 1985 में चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मेधा पाटेकर और बाबा आमटे ये इसके प्रमुख क्या थे, नेतृत्व करता थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कितने तरीके से इसको अलग अलग करके पूछ लिया गया है। पंजाब टेट में पूछा गया है इस बार। तो यहाँ पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। तो IUCN का नाम देखते ही आपको समझ जाना है कि कौन सी पुस्तक को जारी करता है, रेड डाटा बुक को जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है IUCN का, अभी बताया स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 5 अक्टूबर 1948 को, याद रहेगा 5 अक्टूबर 1948 को। और IUCN की फुल फॉर्म भी आप एक बार फिर से देखते हुए चलिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, याद हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां आपसे पूछा गया है कि वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ यानी NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा है जो कि वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। ऑप्शन नंबर A WWF फॉर नेचर भारत, B भारतीय वन्य जीव बोर्ड, या C भारतीय वन्य जीवन क्रिया योजना, या ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। तो इसका आपको आंसर करना है। आपके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर A WWF फॉर नेचर भारत। ठीक है, इसकी अगर बात करें, इसके बारे में देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लोग जानेंगे। जो WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये संस्था भारत में विश्व स्तर पर NGO यानी गैर सरकारी संस्था के रूप में कार्य करती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करती है। और ये संस्था 1969 में मुंबई में आरंभ किया गया था। इसके बाद इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया और अब संपूर्ण भारत में इसकी शाखाएं खोल दी गई है। तो ये WWF यानी वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर के बारे में आपने जाना। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से आपके सामने मेधा पाटेकर का जिक्र हुआ है। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी विश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि ये दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है। या यहाँ पर दोस्तों गलती करने के चांसेस क्या रहते हैं, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, तो ज्यादातर क्या होगा, इसमें बच्चे टिक करेंगे जल संरक्षण से, लेकिन वे जल का संरक्षण नहीं कर रहे थे। वहां पर उनका जो मेन उद्देश्य था वो पर्यावरण का संरक्षण करना था। ठीक है, तो ये गलती आप भी नहीं करें, क्योंकि अगर आपको मान के चलिए इतना याद है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन इन्होंने किया, तो आप सोचेंगे नर्मदा तो एक नदी है, तो वहां जल का संरक्षण करने की बात की होगी। नहीं, यहाँ पर्यावरण के संरक्षण की इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब इसका ऑप्शन C होगा। दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेधा पाटेकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, और जो अमृता देवी विश्नोई है, इन्होंने भी पर्यावरण बचाने के लिए, पेड़ को न काटने के लिए अभियान चलाया था। तो इन दोनों के द्वारा ही जो आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ही चलाए गए थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी दे रही है, हरियाणा टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अब हम फिर से आज की इस क्लास में जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर की फॉर्म में इस पर चर्चा करेंगे। और मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा आज की क्लास में, क्या रोज की क्लास में, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ नई तो कुछ रिपीट होके वही पुरानी, जिससे आपको जितना रिपीट हो उतना ज्यादा आपको याद होगा। अब चलिए फटाफट से यहाँ पर आप लोग सुनेंगे ध्यान से और आंसर भी करते हुए चलेंगे। पहला यहाँ पर वन लाइनर की फॉर्म में इनको हम देखने वाले हैं। IUCN की फुल फॉर्म बताते चलिए। अच्छा, जो भी पुराने वाले प्रश्न आए तो अपने आप से उनके बारे में आपको बताते हुए चलना है, इससे आपका रिवीजन भी होगा और बहुत अच्छा रिवीजन होगा। बताइए IUCN की फुल फॉर्म बता दो एक बार तो पहले, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आगे क्या लिखा हुआ है,
IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीव जंतुओं को दर्शाया गया है किस पर? गुलाबी पृष्ठों पर। बुक का नाम तो रेड डाटा बुक है, लेकिन लाल पृष्ठों पर नहीं, गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया है किसको? संकटापन्न जीव जंतुओं को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा बिंदु है कि गंभीर संकटाग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड IUCN में कौन सी श्रेणी में आता है? तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है, ये इस वाली श्रेणी में आता है, क्योंकि बहुत कम संख्या में बचा हुआ है, तो ये बिल्कुल गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है, जो कि राजस्थान का एक पक्षी है। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो याद रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको इसकी श्रेणी में रखा गया है। IUCN ने अपनी रेड डाटा बुक में इसको जगह दी है। वहीं बात करें साइबेरियन क्रेन नामक एक यहाँ पर पक्षी है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे बात करते हैं तो आगे पूछा गया है समुद्री गाय। समुद्री गाय के नाम से किसको जाना जाता है? तो समुद्री गाय के नाम से ड्यूगोंग को जाना जाता है। ड्यूगोंग ऑप्शन में देखेंगे तो आप कर ले जाएंगे इसको, बस इतना ही आप इसके बारे में जानते हुए चलिए। समुद्री गाय के नाम से इसको जाना जाता है ड्यूगोंग। आगे चलते हैं। संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है, और कौन कौन आते हैं? ये तो है गंभीर संकटग्रस्त, ठीक है, ये है संकटग्रस्त। तो संकटग्रस्त की श्रेणी में आते हैं कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, नीलगिरी ताहर। ठीक है, ये सभी संकटग्रस्त में आते हैं। और गंभीर संकटग्रस्त में कौन कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और साइबेरियन क्रेन। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? तो पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। कौन सी? फिशिंग कैट, याद रखिएगा, फिशिंग कैट। आगे बात करते हैं। भारत का कौन सा स्थान मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध जो वन है वो सुंदरवन है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है सुंदरवन। आगे बात करते हैं। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है किसको? पश्चिमी घाट को। ठीक है, और दोस्तों भारत में कौन से घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये भी आप इसमें जान लीजिए। वैसे तो हम जैव विविधता की पूरी एक कंप्लीट टॉपिक की अलग क्लास में आपके लिए रखूंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और बहुत आसानी से आपको ये कवर हो जाएगा, याद भी रहेगा, फ्री के नंबर हो जाएंगे आपके लिए अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो। लेकिन यहाँ जब प्रश्न आए तो जानते हुए चलिए, पश्चिमी घाट यानी केरल वाले राज्य की तरफ मान के चलिए। ये इस तरीके से हमारा क्या है, भारत देश है, तो इधर तो पूर्वी घाट है, इधर पश्चिमी घाट है, यहाँ केरल भी पड़ता है। केरल के अंदर एक शांत घाटी के नाम से घाटी है, वो सबसे ज्यादा उसमें जैव विविधता पाई जाती है। अगर घाटी में पूछे और घाट पे पूछे तो पश्चिमी घाट पे, राज्य में पूछे तो केरल राज्य में। ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी इन चीजों को। चलिए अभी बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ 7वां हो गया। 8वां बिंदु है वन एवं वन्य जीव किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि जैसे 3 सूचियां होती है, कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के विचार करते हैं, दोनों मिलकर के नियम बनाते हैं, उसको समवर्ती सूची कहते हैं। तो वन और वन्य जीव जो है वो समवर्ती सूची में आते हैं, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस पे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। आगे बात करते हैं। दुर्लभ सफेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो बहुत ही दुर्लभ है सफेद बाघ, उनके लिए उड़ीसा का नंदनकानन, कौन सा? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है सफेद बाघों के लिए। ठीक है, सफेद बाघों के लिए उड़ीसा का नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं। थामिन मृग परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो थामिन मृग परियोजना की शुरुआत मणिपुर में 1977 में की गई थी, 1977 में की गई थी। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका देखिए पूछा जा चुका है, ये वाला प्रश्न। बंगाल का आतंक की कही जाने वाली कौन सी वनस्पति है जिसको बंगाल का आतंक कहते हैं? ठीक है, तो बंगाल का आतंक कहते हैं जलकुंभी को। ठीक है, जलकुंभी, तो ये जल में उगने वाले कुछ आप कह सकते हैं कि
कोई पौधे होते हैं जलकुंभी, तो इनको माना जाता है बंगाल का आतंक। 2019 में पूछा है आपका ये पेपर में यूपी टेट के, जलकुंभी याद रहेगा। बंगाल का आतंक कौन है, कौन सी वनस्पति है, तो जलकुंभी है। आगे बात करते हैं, धूल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा वृक्ष सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो नीम का वृक्ष, ठीक है, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए। तो नीम का पौधा जरूर लगाइए अपने घर में, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरणीय परिस्थितिकी का संकट या आतंक माना जाता है, तो दोस्तों यूकेलिप्टिस को माना जाता है, ठीक है। यूकेलिप्टिस के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी फैली हुई होती है कि आसपास की जो एरिया होता है उसका सारा पानी ये सोख लेता है। और यूकेलिप्टिस को क्या कहा जाता है, संकट या आतंकवाद कहा जाता है पर्यावरण परिस्थितिकी का, ठीक है, यूकेलिप्टिस। आगे बात करते हैं, छोटे कच्छ के रण में किसका आवास है, जो कच्छ के रण है वहाँ भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, भारत में पाया जाने वाला अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा होता है, तो विशुद्ध प्रजाति का हिरण जो पाया जाता है ये है काला हिरण, ठीक है, कौन सा, काला हिरण। दोस्तों काले हिरण से संबंधित एक मुद्दा आपको याद भी होगा, काफी समय पहले की बात है जब सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था, तो उसके ऊपर बहुत केस भी चला था उनके ऊपर, है ना। तो ये उसी हिरण की बात की जा रही है। तो भारत में पाया जाता है ये, और विशुद्ध प्रजाति का अकेला हिरण काला हिरण, या आप कह सकते हैं अकेला विशुद्ध प्रजाति का हिरण कौन सा है, काला हिरण है। आगे चलते हैं, यहाँ आपसे आगे जो प्रश्न पूछा गया है इसमें पूछा है कि जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब क्या होता है। देखिए मान के चलिए ये आपका क्या है, ग्लोब है, यहाँ आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है, या जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछा है कि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, ये ध्रुव है आपके, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की ओर जाते हैं तो ये बताइए जैव विविधता बढ़ेगी, घटेगी या स्थिर रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। जब पोल की तरफ से, ध्रुव की तरफ से हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, जैव विविधता बढ़ेगी, भले ही आप इधर से आ रहे हो पोल की तरफ से या इधर से। तो बीच में आने पर बीच में क्या होती है, सबसे ज्यादा जो विषुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन बना है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई बढ़ती है जैव विविधता अगर हम भूमध्य रेखा की ओर आएंगे ध्रुव से, ठीक है। इस चीज़ को मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि जैव विविधता का टॉपिक ही हम डिस्कस करेंगे, तो बहुत बढ़िया तरीके से इमेज सहित मैं उसको आपको क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? पहला है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी या वन्य प्राणियों का संरक्षण या चारागाह का विकास। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। देखिए यहाँ पर ये आपका उत्तराखंड टेट में 2 बार पूछा जा चुका है यही सेम क्वेश्चन, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक वानिकी पौधारोपण की एक ऐसी पद्धति होती है जो परंपरागत वनों या स्थापित वनों के अलावा लोगों और सरकारों को निजी अथवा सार्वजनिक भूमि पर पेड़ उगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन करना। इसके अलावा सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो खाली पड़े स्थान हैं उन पर फलदार वृक्ष लगाए जाए, जैसे आपने देखा होगा सड़क के किनारे लगा दिए जाते हैं, है ना, जिससे पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हो। सामाजिक वानिकी की शुरुआत 1976 में शुरू हुई थी। ये भी आप इस पॉइंट को भी थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ सामाजिक वानिकी से संबंधित पूरा फैक्ट
आपको क्लियर हो जाएगा क्या है सामाजिक वानिकी। वैसे तो हमने ऊपर बात कर ली है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और खुल के चर्चा यही कर लेते हैं, बाय चांस अगर प्रश्न आया तो गलत नहीं होगा। दोस्तों जो सामाजिक वानिकी शब्दावली है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1976 में, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा। आगे बात करें इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलाने हेतु लकड़ियां व छोटे छोटे वन उत्पादों की आपूर्ति कराना। तभी तो इसका नाम सामाजिक वानिकी है कि भाई जनसंख्या जो भी समाज के लिए इससे क्या किया जा सके, लकड़ियां, ठीक है, फल और उद्योग के लिए उनको कार्य, उनको रोजगार देने के लिए, उनकी आपूर्ति करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का वृक्षारोपण करना। इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, ठीक है, सामाजिक वानिकी। कौन कौन से? पहला है शहरी वानिकी, दूसरा होता है ग्रामीण और तीसरा होता है कृषि वानिकी। शहरी वानिकी के अंतर्गत क्या होता है? शहरों व उनके आसपास निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ स्थल जो होते हैं, औद्योगिक और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना व प्रबंधन करना शामिल है शहरी वानिकी में, ठीक है। बात करें ग्रामीण वानिकी की तो यहाँ कृषि वानिकी व समुदाय वानिकी में ग्रामीण वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। इसके साथ ही कृषि वानिकी क्या है तो यहाँ खेती एक साथ करना, ठीक है, खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी व फलों का उत्पादन संयुक्त रूप से किया जा सके। ये अलग अलग तो आपसे नहीं पूछेगा, बस आप इतना जानते हुए चलिए कि 3 प्रकार की होती है, शहरी, ग्रामीण और कृषि वानिकी। और शुरुआत कब हुई? 1976 में हुई, ठीक है, बिल्कुल। उद्देश्य आपको पता चल गया, बस इससे ज़्यादा इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसकी हमने बात कर ली है सोशल फॉरेस्ट्री की। अब इसी के साथ आपका यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ जाता है आगे, और ये फिर से आपका, आप देख पाएंगे कितने क्वेश्चन आपके यहाँ से आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चिपको आंदोलन की जनक गोरा देवी द्वारा चिपको आंदोलन किस गांव में प्रारंभ किया गया था? दोस्तों चिपको आंदोलन के कई सारे मैंने आपको प्रमुख बताए थे, जिनमें सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, और कौन थे? गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, इन तीनों के बारे में मैंने बात की थी। तो यहाँ क्या पूछा है, इस प्रश्न में थोड़ा सा डीप पूछ लिया है, ठीक है। उत्तराखंड टेट में ही पूछा गया प्रश्न है कि जो गोरा देवी थी, इनके द्वारा जो चिपको आंदोलन शुरू किया वो कौन से गांव से शुरू किया गया था? तो इन्होंने जो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी वो रैनी गांव से की थी, ठीक है। रैनी गांव से इन्होंने ये आंदोलन की शुरुआत की थी, चिपको आंदोलन की, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, ठीक है। उत्तराखंड में पड़ता है ये गाँव। तो इतना आपको समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछा गया है तरुण भारत संघ में राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मुझे आप ये बता दीजिए एक बार। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को किसके नाम से जाना जाता है? मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था, भारत का जल पुरुष माना जाता है ना, जल पुरुष माना जाता है। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी याद हो गया कि जल पुरुष किसको माना जाता है, राजेंद्र सिंह को, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर क्या टिक करेंगे? जल संरक्षण के लिए। भाई जल संरक्षण किया होगा इन्होंने, तभी तो इनको जल पुरुष कहा। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? वृक्षों का मित्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेड़ों को कटने से बचाया था। तो इसका मतलब इनका रिलेशन किससे होगा? जल पुष्प कहा है तो जल संरक्षण से इनका संबंध होगा राजेंद्र सिंह का, ठीक है। इसके लिए इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से, गलत नहीं करेंगे अगर पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ हमारी जो आज की ईवीएस की क्लास थी वो समाप्त होती है। मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी सभी चीज़ें। तो लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ आपको शेयर करना नहीं भूलना है। आपका कोई भी फ्रेंड ईवीएस को लेकर के परेशान हो, जो भी आपको ये कहे कि भाई ईवीएस समझ नहीं आ रहा है, क्या करे, इतना सिलेबस है, आप उसको एक बार सजेस्ट जरूर करें कि वो यहाँ क्लासेस ज़रूर लें, ठीक है। तो आपका इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी साथ मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।